नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों की महफिल में जब भारत के नेता शामिल हो जाते हैं और पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं तो देश को बहुत चोट लगती है। जो नेता सैनिकों पर सवाल उठाते हैं उन्हें तो Z+ सिक्योरिटी दी जाती है और जिन सुरक्षा बलों के घेरे में रहकर ये नेता अपनी जान बचाते हैं उन सैनिकों को अपमानित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उमर अब्दुल्ला ने आज एक वीडियो को ढाल बनाकर पत्थरबाजों का बचाव किया है। इस वीडियो में एक आदमी को जीप पर बांधकर कुछ दूर तक ले जाया जा रहा है और इसी कार्रवाई पर सवाल उठाकर उमर अब्दुल्ला अपना एजेंडा चला रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो वाली सेलेक्टिव पॉलिटिक्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कश्मीर घाटी में मौजूद आतंकवादी और अलगाववादी वहां के युवाओं को अपनी सहूलियत के मुताबिक एक तरह से ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में चुपचाप इसे सहते रहना अच्छी रणनीति नहीं है। भारत को इतना सहनशील भी नहीं होना चाहिए कि इसे कमजोरी कहा जाने लगे। आप वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ सहनशील होकर किसी बीमारी का कारगर इलाज नहीं कर सकते। इसी विचार के आधार पर आज हम एक डीएनए टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम आपको 10,000 किलो के उस बॉम्ब के बारे में बताएंगे जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे पर गिराया है। इसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। इस हमले में ISIS के करीब 36 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। और यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि अफगानिस्तान में जिस जगह पर अमेरिका ने अब तक का सबसे शक्तिशाली बम गिराया है वो जगह भारत के जम्मू और कश्मीर से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि अमेरिका से इस जगह की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर है। अमेरिका ने जहां बम गिराया वहां से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन मौजूद हैं। बहुत सारे आतंकवादियों के कैंप्स मौजूद हैं। इन संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं, लेकिन अमेरिका की नजर इन पर कभी नहीं पड़ती। जब भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो कहा जाता है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया को पालन होना चाहिए, सबूत मांगे जाते हैं और धीरे धीरे शांति से पूरा मामला निपटाने की उम्मीद की जाती है। लेकिन जब अमेरिका पर कोई हमला होता है तो वो सीधे किसी भी देश में घुसकर अपने दुश्मन पर हमला कर देता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और आज हम डीएनए टेस्ट के जरिए भारत और अमेरिका के इस फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे पास आपके लिए एक फ्राइडे स्पेशल सरप्राइज भी है। आज मेरा सामना एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्टर से हुआ है और उस रिपोर्टर ने मुझ पर ही सवालों की फायरिंग कर दी। बस अब इससे ज्यादा जानकारी अभी आपको नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के बाद आप खुद ही ये पूरा सरप्राइज देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के लिए पावर फॉर ऑल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के तहत योगी और मोदी सरकार में 3 बड़े समझौते हुए। यूपी को 24 घंटे बिजली देने और नवंबर 2018 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। योगी सरकार ने बिजली सरचार्ज माफ करने और BPL परिवारों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन देने का भी ऐलान किया। हर तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे बिजली मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली हम आज से प्रारंभ करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होगा। केंद्र और यूपी सरकार में समझौते के मुताबिक यूपी में एनर्जी एफिशिएंट बल्ब, पंखे और ट्यूबलाइट भी सस्ती दरों पर मुहैया कराए जाएंगे। केंद्र सरकार यूपी में हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने में मदद भी करेगी। 24/7 पावर फॉर ऑल उत्तर प्रदेश को भी उस योजना के साथ जोड़ के मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा है कि अब अच्छे दिन आए हैं। यूपी में महापुरुषों के नाम पर अब स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती पर आज लखनऊ में इसका ऐलान किया। यूपी के स्कूलों में सालाना 44 सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं, जिनमें 12 महापुरुषों और बड़े नेताओं के नाम पर दी जाती हैं। महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करके उस दिन विद्यालय चलाइए। 1 घंटे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम उस महापुरुष के नाम पर करिए, जिससे लोग इस बात से प्रेरित हो सकें, जान सकें हमारी परंपरा क्या थी। योगी ने कहा कि उनकी सरकार छुआछूत और भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। योगी ने गरीबों, दलितों को प्राथमिकता के आधार पर घर देने और गरीब छात्रों के लिए अलग स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया।
पीएम मोदी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर आज भीम आधार रेफरल स्कीम लागू की। इसके जरिए अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ अंगूठा लगाकर अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकता है। नागपुर में आज पीएम मोदी ने इस स्कीम को कैशलेस क्रांति की ओर एक बड़ा कदम बताया। पीएम ने लोगों से मोबाइल को ही अपना बैंक बनाने की अपील करते हुए कहा कि अंगूठा अब अनपढ़ की निशानी नहीं है। युग कैसा बदल गया है, वही अंगूठा आपकी शक्ति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। यहाँ सारे नौजवान दिन में 2-2 घंटे अंगूठे में लगे रहते होंगे, मोबाइल फोन लेकर के मैसेज करते होंगे। टेक्नोलॉजी ने अंगूठे को ताकतवर बना दिया है। पीएम ने 14 अक्टूबर तक लोगों को इस ऐप से जोड़कर युवाओं को पैसे कमाने का रास्ता भी सुझाया। और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजैक्शन करेगा, कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कोई 30 रुपए की खरीदेगा, कोई 100 रुपए की खरीदेगा। ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। इस पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम आधार पे रखा गया है। आधार पे के साथ ही पीएम मोदी ने इसके तहत मिलने वाली कैशबैक स्कीम और रेफरल बोनस की भी योजना शुरू की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। पीएम मोदी डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी दीक्षा भूमि भी पहुंचे। दीक्षा भूमि में जाकर के उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला। एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के मैं आपके बीच आया। प्रधानमंत्री ने कोराडी थर्मल पावर प्लांट में 1980 मेगावाट के थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने नागपुर में IIIT के साथ IIM और एम्स की आधारशिला भी रखी। कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों से बदसलूकी मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कार्रवाई सीआरपीएफ की शिकायत पर की। The authenticity of the video need to be verified. What circumstances it was. वहीं मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सीआरपीएफ जवानों के अपमान और कथित तौर पर एक युवक को सेना की जीप पर बांधने के वीडियो समेत 3 वीडियो पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। आज फारूक साहब कहते हैं कि आज जो है पीडीपी की सरकार पत्थरबाजों को, लड़कों को, जवानों को पैसा दे रही है पत्थर मारने के लिए। कुछ दिन पहले फारूक साहब ने कहा ये सारे नेशनलिस्ट हैं। सेना की जीप पर कथित तौर पर पत्थरबाज को बांधे जाने का वीडियो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि युवक को आर्मी की जीप पर बांधा गया है ताकि उन पर पत्थर न फेंके जाए। ये तो उससे भी ज्यादा बदतर है। आपने एक नौजवान को उठा के गाड़ी के बोनेट पे बांधा सिर्फ इस मकसद के लिए कि उस गाड़ी के खिलाफ फिर पत्थर फेंके नहीं जाने चाहिए। ये एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे उस नौजवान को शायद इस्तेमाल किया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है और इसमें जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए। सेना इस वीडियो की जांच कर रही है। भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान से आज चार्जशीट और कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मांगी ताकि सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील की जा सके। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले आज पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मिले। उन्होंने कुलभूषण से मुलाकात कराने की मांग भी रखी। भारत सरकार की ये मांग है कि जो कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो चार्जशीट है और कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है, इसके हमें सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए। नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि जाधव के पास से 2 पासपोर्ट मिले हैं, एक हिंदू नाम से, दूसरा मुस्लिम नाम से। अगर वो निर्दोष हैं, तो 2 पासपोर्ट क्यों रखे हुए थे? They want to do this to discredit India, to disgrace India, and accuse India of meddling in Balochistan. इस बीच लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों को चेतावनी दी है कि जो भी जाधव का केस लड़ेगा उस पर एक्शन होगा। उड़ीसा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से शुरू हो रही है। आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो किया। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी भी कल शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगे। कार्यकारिणी में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों के अलावा गरीब कल्याण और अंत्योदय योजना पर भी प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं।
उड़ीसा में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी और वो बीजू जनता दल के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। कार्यकारिणी की बैठक शनिवार और रविवार को होगी। मैं गिलहरी हूँ, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। पार्टी को यहाँ मजबूत करना ही हमारी प्रायोरिटी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ बाकी पार्टियों से हाथ मिलाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मायावती ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आगे भी बीएसपी की सरकार बनने पर कभी भी यहाँ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान नहीं बनने दे सकते। बीजेपी ने कहा कि मायावती ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। वो बेरोजगारी के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, महिलाओं के पेंशन के लिए कुछ नहीं कर सके। बेंगलुरु में पूर्व पार्षद वी नागराज के ऑफिस में छापेमारी के दौरान 25 करोड़ के पुराने नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस की टीम अपहरण के एक मामले में छापेमारी के लिए पूर्व पार्षद के ठिकानों पर पहुंची थी। छापेमारी के वक्त वी नागराज घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने गेट पर लगा ताला तोड़ा। घर के अंदर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों की गड्डियां भरी मिली। इसके अलावा प्रॉपर्टी के कागज और हथियार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होने पर आयकर विभाग और ईडी की मदद लेने की बात कही है। जो भी एजेंसी इसमें आवश्यक होगा वहाँ पे उस एजेंसी को इसमें शामिल किया जाएगा। ईडी हो या इनकम टैक्स हो, जो भी एजेंसी हो। बॉम्ब नाग के नाम से कुख्यात वी नागराज और उनकी पत्नी बेंगलुरु के वार्ड नंबर 26 से पार्षद रह चुके हैं। 2004 में वो बेंगलुरु की गांधीनगर विधानसभा सीट से लड़ा चुनाव भी हार चुके हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकाने पर गिराए गए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ट्विटर हैंडल पर जारी इस वीडियो में बड़ा धमाका होता हुआ दिख रहा है। कल शाम तकरीबन 7 बजे अमेरिका ने अफगानिस्तान के नंगरहार में 10,000 किलो का नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। इस हमले में 36 आतंकी मारे गए। We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target US military advisors. देश के करीब 1 करोड़ लोगों के बैंक खातों की जानकारी हैकर्स के हाथों में पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि 10 से 20 पैसे में लोगों के बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां बेची जा रही हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाली 80 साल की बुजुर्ग महिला के केस की जांच के दौरान पुलिस ने बैंक अकाउंट की जानकारी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसकी गिरफ्तारी से इसके पोजीशन से एक लैपटॉप हासिल हुआ है, जिसमें सर्च करके पता किया कि इसके पास अभी रेडिली अवेलेबल 1 करोड़ कस्टमर्स का डाटा रेडिली अवेलेबल है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह को बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा था। नोटबंदी के बाद जमा काले धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ने ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 60,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जाएगी। सीबीडीटी के मुताबिक 60,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 1300 हाई रिस्क वाले लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने नोटबंदी के दौरान बड़े लेन देन में कैश का इस्तेमाल किया, जबकि 6,600 मामले विदेश के शेयर बाजार में पैसा लगाने या विदेश पैसा भेजने के हैं, जिनकी बारीकी से जांच होगी। जिन मामलों में सही जवाब नहीं मिलेगा, उनमें आगे की पूछताछ की जाएगी। नोटबंदी लागू होने के बाद से 28 फरवरी तक 9,334 करोड़ की अघोषित आय का पता लग चुका है।